क्या काम है आपका? मैं पेशे से एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ। सुना है कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे सेमिनार भी करते हैं। मैं क्लब चलाता हूँ, प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब है। ये कहाँ चलता है मतलब? ये ऑनलाइन है। अच्छा। पूरे इंडिया में लोग जुड़ते हैं इसमें। ये आपने एक नया धंधा खड़ा कर दिया। सफल जो लोग होते हैं ना, वो चेंज के लिए रेडी होते हैं। तभी ना हम करोड़ों की बात करेंगे, सफलता की बात करेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड है, सेफ है और बेहतर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लेकिन व्यवसायी आदमी ना बहुत चतुर होता है। बहुत ही साधारण परिवार से मिश्रा जी मैं भी था। ऐसा क्यों होता है कि बिल्डर पैसा लेके भाग जाता है या काम नहीं करता है? हमारे देश में रियल एस्टेट के ऊपर 2016 से पहले कोई कानून नहीं था। हाई राइज बना रहे हैं तो 3 साल की जगह 5 साल में बना के देंगे तो क्या होगा। ये चेन कई बार नहीं घूमता है, बिल्डर फंस गया। पिछले 2-4 साल में कोई बड़ा घटना हम नहीं सुने हैं कि बिल्डर कोई आया और पैसा लेके भाग गया। वही बड़ी घटना है, जितने बिल्डर तो जेल चले गए। वो पहले का था। कई लोग मुझे कहते हैं जो बिल्डर बेचते हैं, इसमें कहते हैं भाई स्विमिंग पूल देंगे, क्लब देंगे, एकदम बना देंगे 5 स्टार होटल। कोई इसी को स्टार देख ही के लोग नहीं, जाते हैं, इसी को देख के लोग जाते हैं। कोई स्टार ही नहीं। अच्छा, आप लोग भी जब जमीन खरीदते होंगे बनाने के लिए तो ये सब ढूंढते होंगे कि कोई भाई बेच के भागने वाला हो। मैं लोगों को आज के डेट में रियल एस्टेट सिखाता हूँ कैसे करना है। जो कंपनी बढ़ रही है उस कंपनी के अंदर आप पैसे लगाओ और बैठ के मजे लो। रोज एक ब्रोकर आता कहता मुझे दे दो, बेच दो। इसी नोएडा में जब ये अपार्टमेंट बनना शुरू होता है, एग्जाम्पल दिया नोएडा का, यहाँ के मैक्सिमम बिल्डर तो जेल में बैठे हुए हैं। बहुत प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत मैटर करता है। बातचीत से भी लग रहा है कि आप बिहार से हैं, तो सुनते होंगे पश्चिम वाले बड़े गरियाते हैं कि अरे बिहारी सब आते हैं यहाँ कमा के बड़े बन जाते हैं। एक रिक्शा वाला चल रहा था तो उसको देख के करे बिहारी साइड करो, तो थोड़ा बड़ा बूढ़ा लगा यार। वो रिक्शा वाला, उसके माथे पे तो लिखा नहीं है बिहारी है कि कहाँ है। नोएडा बन रहा है, गुड़गांव बन रहा है, तो मजदूर कहाँ का है? बिहार का है। लेकिन मैंने सुना कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ खाने के लिए भी अनाज नहीं होता। मैं आपके इलाके में गया था बाढ़ कवर करने के लिए। उस समय लोगों की स्थिति अच्छी तो नहीं थी। कि ओशो कैंप में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ तो अलग तरह की साधना होती है, लोग खुश रहते हैं। तो आप क्या देख के गए थे? आप किस साधना के लिए गए थे वहाँ? हो सकता हम भी सोचे हों उस समय में, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ कुछ ऐसा हमने देखा नहीं। उस किताब का नाम भी है संभोग से समाधि की ओर। क्यों? कि ओशो कहते तुम्हारी चेतना वहीं अटकी हुई है और वहाँ सेक्स नॉर्मल बात था। यही तो विवादित हुआ कि नाचना गाना कैसे ध्यान हो सकता है। खैर, मीरा जी ने भी नाच गा के ही प्रभु को पा लिया था। ये जो अमरेश झा थे, एक बिल्डर जी, वो आचार्य कैसे बन गया? आचार्य अमरेश झा। बहुत सुंदर प्रश्न आप कर रहे हैं। अध्यात्म की प्यास एक खोज होती है। भला ओशो की फिलॉसफी से कौन नहीं वाकिफ होगा? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े फिलॉसफर में माने जाते हैं वो। लेकिन एक बात और उनके बारे में प्रचलित है कि जो लोग उनके यहाँ जाते हैं वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, या ये कहें कि संसार से उनका मोह भंग हो जाता है उनकी फिलॉसफी को सुन करके। विनोद खन्ना जी के बारे में ये कहावत बड़ी प्रचलित है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, जब वो ओशो के आश्रम में गए, वहाँ उनके शिष्य बने। ओशो जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके बाद जो समर्थ गुरु बने और जब ये उनके शिष्य बने तो इन्होंने राजपाट पा लिया और रियल एस्टेट के इतने बड़े कारोबारी हो गए कि कई राज्यों में लोग इनको जानने लगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम है आचार्य अमरेश झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद आपके दर्शकों को भी। हमने तो सुना था कि ओशो के यहाँ जाने वाले लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, संसार से मोह भंग हो जाता है, और आपने तो सब कुछ पा लिया। जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओशो के बारे में लोग इस तरह की गलतफहमियाँ पाले रखे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। ये बात होती थी भगवान बुद्ध के ज़माने में, भगवान महावीर के ज़माने में, जो कहते थे तुमको परमात्मा चाहिए, घर छोड़ो, संसार छोड़ो, चलो अध्यात्म की तरफ। ओशो तो भागने की बात कभी कहे ही नहीं। ओशो कहते हैं भागो मत, जागो, जागने की ज़रूरत है। और यदि आप जागते हुए कोई भी कार्य करेंगे, चाहे बिजनेस करें, कि आप एक पत्रकार हैं अपनी पत्रकारिता करें, कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करे, तो वो जो भी कार्य करेगा उसमें तो अव्वल होगा ही, सफल होगा ही। तो अभी तो आचार्य ओशो नहीं है जी, तो आप किसके शिष्य बने, कैसे संस्था से जुड़े और कैसे उस मुहिम में हैं आप? जी, मुझे याद है 2009 की घटना है। मैं अपना बिजनेस उस समय करता था, काफ़ी सक्सेसफुल, परमात्मा ने कम उम्र में करने का अवसर दिया, लेकिन कुछ बिजनेस बेहतर नहीं चल रहा था, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था।
जैसे अभी देख रहे हैं शेयर बाजार कैसे हिचकोले ले रहे हैं, तो बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं ढूंढते भी रहता था बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का नाम बोलना उचित नहीं है। तो ये खोजी शायद में था, और अध्यात्म की प्यास एक खोज होती है, तो मैं सभी जगह जाता था। क्या है, हर गुरु के पास जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जब गुरु मिलता है आपको, जिस दिन मिलेगा उस दिन कुछ होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं जब प्यार होता है तो कैसे घंटी रहा, लाखों लड़कियां रहती है, लेकिन जिस किसी से आपकी दिल लग जाती है, प्रेम जब हो जाता है, क्या होता है, कुछ कुछ होने लग जाता है। तो जब मैं ढूंढते ढूंढते, यहीं मुरथल में हम लोगों का हेडक्वार्टर है, ओशोधारा पहले नाम, तब तो समर्थ गुरुधारा है, हमारे गुरुदेव मिले, और वहाँ जब मैं साधना करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान सीखा, समाधि की बात सीखी, सुमिरन का विज्ञान गुरुदेव ने दिया, कर्मयोग का विज्ञान दिया कि कैसे तुम जो जब यहाँ से जाओगे वापस, वहाँ तो 6 दिन के लिए जाते थे, 3 दिन के लिए जाते थे, जब वापस आओगे, तब मैं दिल्ली में ही रहता था, तो कैसे अपने कार्य को बेहतर करोगे, कैसे अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाओगे, और जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, आप खुश रहने लगेंगे, तो व्यापार तो अच्छा हो ही जाएगा। लोग ये सोच लें पहले कि आप एक आचार्य हैं, उससे पहले आपका दूसरा परिचय भी करवा दूं कि आप एक सफल व्यवसायी हैं। तो फिलहाल कौन सा वो व्यवसाय है जिस पे दम पे आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं और व्यवसाय में भी नहीं रहते हैं, आपके पास पैसा भी आता रहता है, आप अध्यात्म की दुनिया में भी सफ़र कर रहे हैं, क्या काम है आपका? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आप इतना फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जो आपको मिला है, कैसे मिला है, या मैं बिज़नेस क्या करता हूँ। तो बिज़नेस मैं रियल एस्टेट का करता हूँ। मैं पेशे से एक रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, और झारखंड में रांची कैपिटल है, वहीं मैं आजकल रहता हूँ, और रांची में ही मैं G+12 का जो है अपार्टमेंट बना रहा हूँ, लग्जरी फ्लैट है। तो ये मेरा प्रोफेशन है। और जब मैं रियल एस्टेट में कामयाब होना शुरू हुआ, जब जो कि मेरी जर्नी जीरो से ही आगे बढ़ने की रही है, तो कई लोग, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से लोगों को मोटिवेट भी करता था, इंस्पायर भी करता था, सिखाता भी था कैसे आगे बढ़ना है, तो लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया, आप रियल एस्टेट में कैसे आगे बढ़े, वो सीक्रेट आप मुझे बताओ। तो मैं लोगों को आज की डेट में रियल एस्टेट सिखाता भी हूँ कैसे करना है। अच्छा, रियल एस्टेट आप सिखाते भी जी, हैं? मैं एक रियल एस्टेट कोच भी हूँ। तो रियल एस्टेट में अब तक आपने क्या क्या किया? एक तो सोसाइटी बनवा रहे हैं, आपने शायद ज़मीन वगैरह भी, कॉलोनियाँ काटी, क्या मतलब क्या क्या किया आपने? जी, जब मैं शुरू किया था, मैं थोड़ा और पहले जाऊंगा कि मेरा रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुआ। 2001-2 में जब मैं पहली बार सक्सेसफुल हुआ अपने बिजनेस में, उस समय कुछ और बिजनेस करता था, तो किसी ने कहा कि हम पूछते हैं ना, अच्छा पैसा मेरे पास है 1 लाख रुपए, तो कहाँ लगाएं, 2 लाख है तो कहाँ लगाएं। तो मेरे किसी चाहने वालों ने कहा कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो। अच्छा। तो उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था, तो दिल्ली में ही उस समय में जो कॉलोनी नई कट रही थी, जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रहा था, तो संत नगर बुराड़ी करके जगह जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, जी नॉर्थ दिल्ली में मैं रहता था, निरंकारी कॉलोनी में, तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर था वो सब एरिया। तो वहाँ मैं कुछ कुछ पैसा लगाना शुरू किया, खरीद लेता था प्रॉपर्टी, भूल जाता था, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद वो मेरा बिजनेस लॉस में चलने लगा। अच्छा। तो जब लॉस होता है तो आप कहाँ ध्यान देते हैं, मेरे पास क्या एसेट्स है, बैंक में कितना पैसा है, प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने सोचा कि प्रॉपर्टी तो हमने ही कमाया ना, कोई पिताजी ने थोड़ी दिया, चलो बेच देते हैं। तो मैंने देखा जो प्रॉपर्टी, जो ज़मीन मैंने 2,000 रुपये गज, उस गज चलता है दिल्ली में, आप जानते होंगे, 2 लाख की 100 गज खरीदा, वो 10 लाख रुपए की हो गई। जो मैंने 5 लाख में लिया वो 15 लाख हो गई पिछले 4-5 वर्षों के अंदर। तो मेरा बलवान हुआ कि ये एक ऐसा काम है जो किया जा सकता है। तो फिर क्योंकि मेरा बिजनेस जब खत्म हो गया 2012 में, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो मैं किसी और के लिए, दूसरे बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए उनकी प्रॉपर्टी रिकमेंड कर देता था, क्योंकि मेरे कनेक्शन थे, सेल्स में मैं अच्छा था, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो 3-4 साल फिर हम दूसरे के लिए काम किए, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट किया। तो अब किस तरह की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं? किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी का बिजनेस सिखाते हैं? क्या करते हैं? जी, मैं 4 चीज़ें कहता हूँ रियल एस्टेट के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ई क्लास, एस क्लास, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और आई। रियल एस्टेट में भी किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा। 4 क्वाड्रेंट में लोगों को सिखाता हूँ। 4 रास्ते हैं आपके पास। पहला है, कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है,
मैं क्या करूँगा, मैं कैसे आपके तरह पैसा कमा सकता हूँ, मुझे करोड़ों कमाना है या अच्छा जीवन जीना है, तो मैं कहता हूँ कि आप बेचना शुरू कर दो। ठीक है। और बेचने में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मान लीजिए एक एवरेज दिल्ली में आप देखेंगे तो नोएडा में भी जहां हम लोग आज बैठे हैं 1 करोड़ से नीचे कोई फ्लैट नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए की एक फ्लैट आप यदि बेचते हैं, और इसमें कोई एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, थोड़ा सा सीखने की जरूरत तो पड़ेगी कि कैसे सेल्स करेंगे, कैसे लीड जनरेट करेंगे। तो रियल एस्टेट में 2% के आसपास कमीशन हर जगह मिलता है। तो 2 लाख आप कमाते हैं। और यदि आप 2 बेच दिए तो 4 लाख, 5 बेच दिए तो ये तो आर्ट है ना, सेल्स तो एक आर्ट है। तो आप पैसा ज्यादा बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास नहीं है तो आप सेल परचेज से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज मैं कहता हूं कि यदि आप पैसा कमा रहे हैं, मान लो आप एक जॉब करते हैं एमएनसी में, आप नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। गलती लोग ये करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, हमें स्कूल में कोई नहीं बताता है, कॉलेज में नहीं बताता है, हमें पेरेंट्स ने नहीं बताया, और हम क्या चकाचौंध में लग जाते हैं। नौकरी के सबसे पहले कार ले आए। ठीक है। तो क्या कार क्या हो रहा है, मैंने एक कार लिया था स्कॉर्पियो 2004 में। अच्छा। वो 2 साल बाद चोरी हो गई। तब टॉप मॉडल 9.5 लाख में, आजकल तो 20-25 लाख की है। 2 साल बाद चोरी हो गई। तो मेरा एक दोस्त शेयर बाजार में है, उसने कहा कि आज अमरेश यदि उस कंपनी में लगाते वो 9.5 लाख रुपए की तुम यदि शेयर लेते तो आज जो है 9 करोड़ रुपए का होता। मैं कहता हूं यदि 9.5 लाख रुपए का उसमें जमीन में लगाता तब भी कम से कम 4-5 करोड़ का होता। तो ये चीज मुझे कोई नहीं सिखाता, लोगों को नहीं सिखाता। तो मैं लोगों को कहता हूं यदि आपके पास इनकम है, जितना अर्ली स्टेज में आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1 करोड़ नहीं है। लोग यही सोचते हैं 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा तब तो फ्लैट लेंगे। नहीं, आपके पास 10 लाख है, 10 लाख में आज भी जमीन मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा दूर में मिले, जो एरिया डेवलप हो रहा वहां मिले। तो आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, धीरे धीरे यही वेल्दी आपको बना देगा। एक दिन नौकरी से फ्री कर देगा, बिजनेस से फ्री कर देगा। तो ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय हम कहते हैं मेरे तरह यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो डेवलपर बन जाए, बिल्डर बन जाइए। आप देखिए जो लोग अच्छा करते हैं, डीएलएफ यदि आप देखेंगे तो 20-30-40 साल पहले शुरू किया, आज हजारों करोड़ की कंपनी है। मुंबई में देखेंगे हीरानंदानी ऐसी कंपनी। अच्छा छोड़िए गोदरेज तो पहले तो किसी और नाम से जानते, ताला बनाता था, फर्नीचर बनाता था, अलमारी बनाता था, रियल एस्टेट में नहीं था ना। और आज देखिए आप, अडानी भी आ रहा है, आज रेमंड्स भी आ रहा है, हर बड़े लोग, बड़ा ग्रुप आज रियल एस्टेट में आ रहा है। तो कुछ तो वजह होगा ना। आपके पास पैसे हैं तो आप खुद भी डेवलपर बन सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं। और चौथा है जो भाई मेरे पास पैसे हैं, मुझे बिजनेस में नहीं आना, तो आप इन्वेस्टर बन जाइए। वॉरेन बफेट शेयर बाजार में इन्वेस्टर थे। जो कंपनी बढ़ रही है उस कंपनी के अंदर आप पैसे लगाओ और बैठ के मजे लो। आप समझिए इसी नोएडा में जब ये अपार्टमेंट बनना शुरू होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तब जो लोग पैसा लगाते हैं और बनने के बाद आपके पास कितनी तरह की इनकम स्टार्ट हो जाती है। बेचेंगे तो पैसा आएगा, नहीं बेचेंगे तब भी आरओआई आएगा। तो ये 4 में से आपको देखना है कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, और ये चारों चीज़ में मैं सिखाता हूँ। किसी को बेचना हो तो कैसे बेचेगा, बाय करना हो तो जो आपने पूछा कि कैसे खरीदना चाहिए, क्योंकि लोग ठगाते भी बहुत है ना, चीटिंग भी बहुत होता है। तो कैसे, क्या ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए खरीदने से पहले। और डेवलपर बनना है तो किसी ने तो सिखाया नहीं, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया कि मुझे बिल्डर बनना, भाई कोई बता दे। मुझे फ़ोन आते हैं मेरे क्लब में, मैं क्लब चलाता हूँ, प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब है। ये कहाँ चलता है मतलब? ये ऑनलाइन है। अच्छा। पूरे इंडिया में लोग जुड़ते हैं इसमें। अच्छा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास शहर के बीच में 2 एकड़ जमीन है, रोज एक ब्रोकर आता कहता मुझे दे दो, बेच दो। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम तो सोने के खान पे बैठे हो, और मेरे पास पैसे नहीं चाहिए, जमीन है ना, किसी बिल्डर को दे दो, उसमें 2 लाख स्क्वायर फीट बनाएगा, 1 लाख स्क्वायर फीट आपका, और 5,000 रुपए के हिसाब से बनेगा। तो 5,000 गुना 1 लाख कितना करोड़ होता है? 50 करोड़ रुपए का सौदा आपके पास। और अभी वो खाली पड़ा हुआ 10,000 रुपये, रेंट नहीं आता है, कोई दूसरे का भी नजर रहता है। तो लोगों को पता नहीं है कि मैं कैसे डेवलपर बन सकता हूँ, और बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मैं ये पूछूंगा कि कैसे कोई भी कर सकता है, कैसे आसान है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि आपने नोएडा की एग्जांपल दिया, नोएडा का जी। और आपको पता होगा कि यहाँ के मैक्सिमम बिल्डर तो जेल में बैठे हुए हैं। बॉस जी पहले हाँ, बहुत बिल्डर तो जेल में बैठे हुए हैं।
अब यहाँ का कस्टमर बिल्डर पे भरोसा नहीं कर पाता, नया कोई आकर के काम शुरू करना चाहे तो उसको लगेगा यार कहीं पैसा लेके भाग ना जाए, बीच में फंसा ना दे, बहुत लोगों को फ्लैट अब तक नहीं मिले। तो ये बायर और बिल्डर के बीच का भरोसा कैसे डेवलप हो, और ऐसा क्यों होता है कि बिल्डर पैसा लेके भाग जाता है या काम नहीं करता है? जी, ये जो भागने वाली स्थिति थी ना, नॉर्मली आप देखेंगे हमारे देश में रियल एस्टेट के ऊपर 2016 से पहले कोई कानून नहीं था। हाँ, तो जब कानून नहीं था तो आपने एक फ्लैट बुक किया 25 लाख 50, उस समय थोड़े सस्ते थे तो उस हिसाब से मैं बात 25 लाख या 50 लाख में आपने फ्लैट बुक कर लिया। बिल्डर सोचा कि अच्छा हमको कोई लिमिट भी नहीं है, हाई राइज बना रहे हैं तो 3 साल की जगह 5 साल में बना के देंगे तो क्या होगा। तो उसी पैसे से लेकर के एक और जमीन खरीद ली बगल में। तो पैसा जो बनाना था बिल्डिंग, उसको नहीं बना करके क्या किए, हम दूसरे जगह पैसा लगाते चले गए और सोचे बाद में पैसा आएगा, थोड़ा रेट भी बढ़ेगा। वो हुआ नहीं। ये चेन कई बार नहीं घूमता है, बिल्डर फंस गया। लोग हल्ला करने लगे। जब समय बीत जाता है, 3 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, तब लोग थाना जाते हैं, तब केस करता है, तब कोर्ट का आंख खुलता है, सरकार का आंख खुलता है। तो बिल्डर पे जो भी हुआ वो एक समय था। मुझे लगता है आज हमारे देश में रेरा जो कानून है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। रेरा आने के बाद इन दिनों में पिछले 2-4 साल में कोई बड़ा घटना हम नहीं सुने हैं कि बिल्डर कोई आया और पैसा लेके भाग गया। वही ना बड़ी घटना है, जितने बिल्डर तो जेल चले गए। वो पहले का था। अब क्या है कि बायर को क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस हमने कहा था, जांच पड़ताल करना है ठीक से कि खरीदने से पहले किन चीज़ों को उनको देखना चाहिए। जैसे कि बेचने वाला का पहले क्या बैकग्राउंड रहा, पहले क्या प्रोजेक्ट दिया, समय पे दिया है या नहीं, या जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए। जो बनाने समय में जो प्रॉमिस किया, कई लोग मुझे कहते हैं, जो बिल्डर बेचते समय कहते हैं भाई स्विमिंग पूल देंगे, क्लब देंगे, एकदम बना देंगे 5 स्टार होटल। अभी तो 3 स्टार भी नहीं है, कोई इसी को स्टार देख के लोग जाते हैं, इसी को देख के लोग जाते हैं, कोई स्टार ही नहीं है। हाँ। तो ये फीडबैक आप ले सकते हैं। या जो बन गया लेकिन तब तक थोड़ा महंगा हो जाता है तो रेडी टू मूव में जा सकते हैं। बैंक से पता कर सकते हैं। कई लोग भरोसे पे जब खरीदते हैं ना तो धोखा ज़्यादा होता है। ठीक है, जब बैंक को बीच में लेके आते हैं, जैसे मान लिया किसी प्रोजेक्ट को स्टेट बैंक ने अप्रूव किया, तो बैंक का भी अपना बहुत सारा पैरामीटर रहता है उसको जांचने का, क्योंकि बैंक आपको पैसा दे रहा, बैंक का भी पैसा अटकता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है ड्यू डिलिजेंस करने का, जो कि एक बायर को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देखना चाहिए। और बिल्डर के लिए तो हमें कहना ही चाहिए, भैया नहीं करोगे तो जेल जाओगे, अब तो सीधा है। तो अच्छे लोगों की तो जरूरत हर जगह है, ठीक है। तो ईमानदार लोग भी हैं, काम करने वाले लोग हैं। इस नोएडा में भी बहुत बिल्डर ऐसे भी हैं कि जो बना के दिया है, लोग घर में रह रहे हैं। तो हम एक ही तराजू से सबको हमें नहीं तोलना चाहिए। और जो इन्वेस्ट करना चाहता हो जी, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखिए वही है कि ड्यू डिलिजेंस यदि आप ठीक से करेंगे, पहला चीज़ उनको डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अच्छा, डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं बाजार वैल्यू से कैसे 10-20% पहले ही खरीदूं, जिससे कि 20% प्रॉफिट में मैं पहले आ गया। तो यदि प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या यदि आपको रहने के लिए नहीं लेना है, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मेरे घर के बाजू वाला प्लॉट मिल रहा है, मकान बिक रहा है और वो मार्केट वैल्यू से 3 गुना महंगा मिल रहा, तब भी हम खरीदेंगे। हो सकता है उसका ना तो ROI आए ना कुछ ऐसा हो बेनिफिट, लेकिन वो घर के बाजू किसी भी कीमत में लेने के लिए तैयार रहते नहीं। एज ए इन्वेस्टर की सोच जब आप लाएंगे जहां एप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है, यहीं की यदि मैं बात करूं तो शहर के अंदर लेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए गज, 2 लाख रुपए गज का ऑलरेडी प्रॉपर्टी हो गया, वो क्या और बढ़ेगा। लेकिन जो एरिया आज डेवलप हो रहा है, नोएडा एक्सटेंशन हो रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे हो रहा है, ऐसे एरिया में यदि आज 20,000 रुपये गज लेंगे तो डेफिनेटली अगले 10 साल में 20 साल में वो 10 गुना बढ़ सकता है। तो पहला चीज़ डेवलपिंग एरिया देखिए। दूसरा मैंने कहा डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी देखना चाहिए। डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी के लिए मोटिवेटेड सेलर ढूंढना। मोटिवेटेड सेलर कौन हुआ, जिसको बेचने की अभी ज़रूरत है। मान ली किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी का भाई के साथ बंटवारा हो रहा है, किसी भी, या कोई ऐसा बिल्डर जिसको पैसे की, आपको पता चल जाए जब अभी लॉन्च किया, अभी पैसे की ज़रूरत है तो 2 पैसा सस्ता मिलेगा। अच्छा, आप लोग भी जब ज़मीन खरीदते होंगे बनाने के लिए तो ये सब ढूंढते होंगे कि कोई भाई
बेच के भागने वाला हो, मजबूरी में फंसा हो, मतलब सस्ते का सौदा हो जाए ताकि हम बड़ा काम कर पाएँ, सस्ते में कर पाएँ। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब हर आदमी ये सोचता है कि किसी तरह से सस्ती मिल जाए। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि मैं जब पहला प्रॉपर्टी बाय किया था रांची में डेवलप करने के लिए, बेचने के लिए, तो मैं अपने क्लब में लोगों को सिखाता हूँ। 300 प्रॉपर्टी मैंने देखा था। अच्छा। मैं लोगों को कहता हूँ भाई पैसा भले ही नहीं है, आप देखना शुरू कर दो। कार तो देखते हैं, हाँ। शोरूम में जा जाके नया मॉडल मारुति ने लॉन्च कर दिया, होंडा ने लॉन्च कर दिया, या BMW ने लॉन्च कर दिया, पैसा नहीं रहता, सोचते हैं ना। हाँ। प्रॉपर्टी के लिए लोग ऐसे सोचते हैं, जब पैसा हो जाता तब सोचता आप देखेंगे। हाँ। आप देखना शुरू कर दीजिए, समझ डेवलप होगा, और उसी बीच में आपको कोई अच्छे लोकेशन, अच्छे सौदा, प्रॉपर्टी में लोकेशन बहुत मैटर करता है, आपको मिल सकता है। और जब आप अच्छा सौदा देख लेंगे, मिल जाएगा, पैसा भी अरेंज कर लेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बैंक भी सबसे सस्ता लोन कार के लिए नहीं देता है, घर के लिए देता है। घर के लिए देता है। और आप यदि एक कार लेने वाले हैं, हाँ। कोई लग्जरी की चीज़ लेने वाले हैं, अपने भाई से, रिश्तेदार से कहेंगे कि मुझे 20 लाख की कार लेनी है, 50 लाख की BMW लेनी है, आपको क्या लगता है 25 लाख आप उधार मांग सकते हैं घर वालों से? ना तो देंगे और ना आप शर्म से मांगेंगे, और सुनाएंगे अलग से 4 बात। हाँ। लेकिन आप उसी भाई से, उसी रिलेटिव से कहेंगे मैं 50 लाख का एक 2 BHK फ्लैट ले रहा हूँ, 1 BHK फ्लैट ले रहा हूँ, एक ज़मीन ले रहा हूँ नोएडा में, तो वो हंस के देंगे पैसा, उधार भी देंगे। तो ये फ़र्क है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड है, सेफ है और बेहतर इन्वेस्टमेंट। हाँ, लोग कहते हैं कि अचल संपत्ति तो लगातार बढ़ती है। आप बार बार क्लब का नाम ले रहे हैं अपने, ये किस तरह का क्लब है, आपने क्यों बनाया, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, लोगों का क्या फ़ायदा होता है जो आपसे जुड़ते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे भाई इस क्लब का मेंबर बन जाऊं। तो जरा बताइए क्लब क्या है, क्या कैसे काम करता है? बहुत सुंदर सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए जब मैं रियल एस्टेट में कोचिंग इसलिए किया कि मुझे रियल एस्टेट सिखाने वाले कोई नहीं थे। जब अच्छा। मैंने शुरू किया 10 साल पहले, भारत में एक भी कोच नहीं थे जो रियल एस्टेट के ऊपर ट्रेनिंग। बिल्डर बहुत हैं, बहुत हमसे भी बहुत आगे हैं, हाँ। लाखों करोड़ की कंपनी वाले हैं, थोड़ी बताते हैं अपना सीक्रेट। तो पहला चीज़ मैं कोच बना। फिर मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही सिखाने वाला तो नहीं हूँ, और लोग भी सिखा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, एक मशहूर लेखक हैं, जानता हूँ, पढ़ा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच के। नेपोलियन हिल ने कहा कि नेटवर्क असली बात है, ठीक है? जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा नेटवर्थ बनेगा। तो मुझे लगा कि जब मैं रियल एस्टेट सिखा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, तो एक रियल एस्टेट का ऐसा क्यों ना प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, एक क्लब बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं और भी कुछ क्लबों से जुड़ा हुआ था जहाँ लोग नेटवर्किंग कर पाए। तो मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, ठीक है? मेरे क्लब में दिल्ली में भी बहुत लोग हैं। तो मैं तो एक बार जोड़ा लोगों को, और मैं महीने में सिखाता हूँ या हफ्ते में 1 घंटा सिखाता हूँ। बाकी समय लोग नेटवर्किंग करते हैं। उस क्लब में फ्रेशर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, बेचने वाले भी हैं, सेलर भी हैं, डेवलपर भी हैं, हर तरह के लोग हैं। अच्छा। हाँ, उस क्लब में। और एक दूसरे से लोग नेटवर्किंग करते, कनेक्ट करते हैं, तो आपस में बिजनेस करते हैं। ये आपने एक नया धंधा खड़ा कर दिया। कई ऐसे क्लब चल रहे हैं। जी, जैसे BNI है, और भी कुछ ग्रुप हैं। तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, वो अमेरिका की संस्था, मैं भी उसका पार्ट हूँ, अभी भी हूँ। तो वो क्या है, बिजनेसमैन लोगों का। अच्छा, आपने BNI से एक नया BNI खड़ा कर दिया। सेम नहीं है, पर एक आइडिया तो कहीं से तो आपको मिलता है। तो ये रियल एस्टेट के लोगों के लिए ये मैंने एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब, इंडिया का पहला क्लब है, वो हमने बनाया, जहां हम भी सिखाते हैं और लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप भी कुछ चार्ज लेते हैं इसका क्या, इस क्लब में शामिल होने का, जैसे BNI लेता है? और देखिए क्या है, BNI इतना तो हम नहीं लेते हैं, बहुत थोड़ा लेते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट राशि होता है। अच्छा। फ्री का चीज़ का लोगों को कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो हम मेंबरशिप के लिए लेते हैं, बहुत ही थोड़ा लेते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू लोगों को मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिहार से आते हैं। जी। बातचीत से भी लग रहा है कि आप बिहार से हैं। जी। बिहार से आए और दिल्ली NCR में आए, यहाँ प्रॉपर्टी बेच के धंधा खड़ा किए, फिर वापस बिहार में जाके पैसा लगा दिए। तो सुनते होंगे पश्चिम वाले बड़े गरियाते हैं कि अरे बिहारी सब आते हैं यहाँ कमा के बड़े बन जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने कहा हो कि अरे भाई यहाँ आके बहुत बना लिए, कुछ ऐसा कभी हुआ आपके साथ? शुरू में जब मैं आया था 95 में, मुझे याद है कि हमारे साथ सारे हम लोग पढ़ने के लिए आए थे। तो बस अच्छा। DTC के बस में बैठे,
या प्राइवेट डीटीसी नहीं, प्राइवेट बस था, तो एक रिक्शा वाला चल रहा था, तो उसको देख के करे बिहारी साइड करो, वो कंडक्टर खलासी कह हाँ, रहा वो ब्लू लाइन थी तब हाँ तो। ब्लू लाइन, तो थोड़ा बड़ा बुरा लगा यार, वो रिक्शा वाला उसके माथे पे तो लिखा नहीं है बिहारी है कि कहाँ है। हाँ। ठीक है, और थोड़ा झगड़ा भी हम लोगों का हो गया कि हाँ। भाई तुमने क्यों बोला बिहारी, तो थोड़ा वो बिहारीपन, बिहारी ईगो एक तरह से जग जाता है। लेकिन आप देखिए, यदि दिल्ली या कोई भी महानगर, मुंबई हाँ। यदि बना है, या नोएडा बन रहा है, गुड़गांव बन रहा है, तो मजदूर कहाँ का है? बिहार का। बिहार का है। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ दे ही रहे हैं ना। और यदि आईएएस भी देखेंगे तो बिहार के ही है, सबसे ज्यादा मुखर्जी नेता भी बिहार के हैं। सरकार चलाने में देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के ही हैं। हाँ। पूर्वांचल के कितने नेता हैं? तो हर जगह जो है इस तरह के लोग रहते हैं। और मेरी बात जैसे रही, जरूर दिल्ली में मुझे ब्रेक मिला, सपने दिल्ली ने देखना सिखाया। लेकिन जब मैं दिल्ली से गया था ना, पैसा लेके नहीं गया था, यहाँ से गंवा के गया था, फिर जाके मैं वहीं बनाया, झारखंड में ही बनाया। तो खैर बिहार में पहले था, रांची में जहाँ मैं रह रहा हूँ। अच्छा, जहाँ से आप आते हैं, जैसे अब तो आप रांची में हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, जो जाने का हाई राइज बिल्डिंग बनाना और बेचना अपने आप में, वो जानने वाले ही जान जाएंगे कितना पैसा होगा, मैं आपके पैसे की बात नहीं करूँगा। लेकिन मैंने सुना कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ खाने के लिए भी अनाज नहीं होता। मैं आपके इलाके में गया था बाढ़ कवर करने के लिए 2008 में। हाँ, नहीं, मैं 2017 में गया था। अच्छा, हाँ। तो 16 में गया था वहाँ पे। तो वहाँ होता क्या है कि मैंने देखा कि लोग 3-4 महीने तो रोड पे रहते हैं, सब सामान लेके आ जाते हैं, वो बाढ़ आ जाती है, सब डूब जाता है। और वहाँ भात और नमक, और भात मतलब चावल का वो, और वो मछली भात, यही सब चलता है। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन आपकी भी थी, आप घर से धनाढ्य थे? नहीं, बहुत ही साधारण परिवार से मिश्रा जी मैं भी था। मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम लोग, हमारे गांव में भी हर साल बाढ़, जिस बाढ़ की बात कह रहे हैं उसी कोसी पीड़ित में हम लोग का गांव है, जहां से मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हूं। हर साल बाढ़ आती थी हमारे बचपन में। हाँ, और अक्सर हाँ, हर साल एक फसल तो किसान का डूब ही जाता था। तो उस समय लोगों की स्थिति अच्छी तो नहीं थी, स्कूल की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, स्कूल में टीचर नहीं होते थे, तो सब बच्चे चोरी करने के भरोसे रहते। तो 10th तक तो ऐसा ही पढ़ाई चला। इसलिए जब दिल्ली आए तो 12वीं करके लगा कि भाई कुछ करें। और पिताजी मेरे गांव में रहते थे, हालांकि वो डॉक्टर थे, लेकिन इतनी पैसा नहीं था, वो भी एक समाज सेवक ही थे। अब देखते हैं डॉक्टरी पेशा भी जो है व्यवसाय हो गया। होम्योपैथी के डॉक्टर थे, मेरे सारे चाचा लोग टीचर थे, तो उन लोगों का दूसरे जगह था। मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, तो उन्होंने कहा तुम गांव में रह सकते हो। तो बहुत पैसा था नहीं। और जब मैं दिल्ली आया तो मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो 5,000 रुपये लगता था 3 महीने पे, 5,300-400। तो और 2-2 घंटा ही सिर्फ क्लास होता था। तो मैं सोचा कि वो जो 5,000 देना पड़ता है, उसके बाद जो खर्चा महीने का 1,000 रुपये 1,200 रुपये होते थे उस समय में, तो कुछ कर लूँ जिससे कि वो पैसा निकल जाए। तो बहुत ही साधारण से। और हमारे यहाँ तो कहते थे पढ़ो लिखो कि कोई नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी के पीछे बिहार में लोग रहते थे। वो यहाँ आते ही थे मैं, हाँ, मेरे खानदान में मैं पहला बंदा ऐसा था जो बिजनेस करने के लिए निकला, और कभी 1 रुपये पेरेंट्स से नहीं मिला, था ही नहीं तो वो देते कहाँ से। ठीक है, और जो किया प्रभु के आशीर्वाद से, माँ बाप के दुआ से, या उनके पुण्यों से, या हमारे गुरुदेव की विशेष रही है, कृपा रही है। आपने प्रभु की बात की तो अब प्रभु की तरफ ही आ जाते हैं कि अब तो लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप कारोबारी हैं, रियल एस्टेट का कारोबार है आपका। तो अचानक से प्रभु जी की तरफ कैसे गया? इतनी उम्र तो नहीं आपकी कि अभी आप प्रभु जी की तरफ घूम जाएं, या जैसा लोग सुनते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जबकि जब ओशो की वो किताब जो है संभोग से समाधि की तरफ, उसके बाद तमाम तरह की धारणाएं बनाई गई, और लोगों ने कहा कि ओशो कैंप में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ तो अलग तरह की साधना होती है, लोग खुश रहते हैं, वहाँ मेल फीमेल का कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होता है। तो आप क्या देख के गए थे? आप किस साधना के लिए गए थे वहाँ? देखिए, जब मैं दिल्ली आया था ना 95 में, तो मेरे पास सपने थे कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मेरे पास एक अच्छा घर हो जाए, कार हो जाए, बिजनेस हो जाए, जीवन जीने के लिए। और वो सब 5-7-8 साल में मेरे पास हो गए। तो जब ये मिल गया, सोचा अब क्या करेंगे। ठीक है, तो और दूसरी चाहत स्टार्ट हो गई, थोड़ी राजनीति करने लगे। जब आप कुछ सहरसा, क्योंकि बहुत पिछड़े इलाका से थे, कुछ समाज का सेवा करेंगे। तो जब इच्छाएं अनंत है, ठीक है, जब साइकिल नहीं था तो साइकिल का ख्वाब देखे, कार मिला तो और ये चाहत रुकती नहीं है। एक कार हो गया तो दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, 4 कार हो गया, तब भी देखे दुखी हैं।
ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा मतलब है। 5-6 कार रखे हैं आप? नहीं, अब तो इतनी की जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, 1-2 कार जो चाहिए वो तो है ही, स्वाभाविक है। तो उस समय में मैंने 4 कार ले लिया था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं 4 कार का करोगे क्या। एक मैं चढ़ता था, बाकी सब दोस्त चढ़ते थे। नहीं, अपने यहाँ तो वो भी था ना, रौला बनाना था कि अगले में हाँ, हम चलेंगे, 3 ठो पीछे हाँ, चलेगी। हाँ। तो लेकिन स्ट्रेस जब बढ़ा ना, तो तब मैं परमात्मा के तरफ, कहते हैं ना, जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख आता है, शादी हुई, हमने सोचा कि भाई पत्नी तो जो है, हम सब लोग सभी पुरुष सोचते हैं कि बस पत्नी तो बस हमारी पति परमेश्वर है। ये कामना के साथ युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, पत्नी पढ़ी लिखी आ रही, क्यों आपको परमेश्वर मानेंगे। कुछ इस तरह का हुआ, तो तनाव बढ़ रहा था जीवन में। तो फिर जब तनाव बढ़ता है तो हम खोजते हैं, ठीक है, और ये भी प्रभु कृपा से होता है। कहते प्रभु जब तक खुश नहीं होता ना, प्रसन्न नहीं होता ना, तो ये प्यास ही नहीं जगता है। सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा नहीं आता। और जब खोजने लगे तो बहुत सारे जगह गए, और खोजते खोजते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, किसी ने बताया भाई मुरथल में ओशोधारा उस समय नाम था, तो ओशोधारा में भाई जाओ। तो मैं पहुंच गया मेडिटेशन सीखने के लिए। 3 दिन के लिए गया, अच्छा लगा, 6 दिन में रह के आया। और फिर बीच बीच में जाने लगा, फिर धीरे धीरे साधना किया, अनुभव हुआ, तो फिर धीरे धीरे गुरुदेव के प्रेम में पड़ गए। बस इस पथ पे भी बढ़ गए, और समझ में आया कि दोनों अलग नहीं। हमारे धर्मों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ करने लायक है। और सबसे पहला क्या है? अर्थोपार्जन, अर्थ ही। क्योंकि बिना पैसे कमाए तो पत्नी मुझे जैसे मैं आज यहाँ थोड़ी घूमने देती, तो बच्चे का फीस कौन भरता। तो अर्थ कमाइए। दूसरा है, अर्थ जब है तो उससे धर्म कीजिए। धर्म क्या है? परोपकार, सेवा का कुछ काम करिए, लोगों के हित में कुछ काम करिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है। तीसरा है जो है कामना, हमारी ज़रूरतें हैं, कामना है परिवार की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करिए। और चौथा है मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए नहीं कि धन कमा लें, बीवी कर लें, बच्चा पैदा कर लें। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। उसके लिए अध्यात्म जरूरी है, उसके लिए गुरु जरूरी है, ठीक है। और गुरु ये नहीं कहे हमारे गुरु की छोड़ दो। और आपने कहा ओशो की जो बात, तो ओशो के आश्रम में तो लोग ये सोच के जाते थे, हो सकता हम भी सोचे हों उस समय में, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ कुछ ऐसा हमने देखा नहीं। यहीं पास में आश्रम हम लोगों का है, मैं निमंत्रण देना चाहूँगा बाकी मित्रों को भी, आइए देखिए, सुनिए, ठीक है। ओशो ने 650 किताब, उन्होंने जो बोला, लिखा तो एक भी नहीं, उन्होंने जो बोला वो छपा, ठीक है। वो भी समझिए सारा नहीं छपा, जो छपा वो 650 किताब। उसमें एक किताब का नाम है जिस पुस्तक की आपने चर्चा किया, संभोग, वही सबसे मशहूर हुई। क्यों? कि ओशो कहते तुम्हारी चेतना वहीं अटकी हुई है। उस किताब का नाम भी है संभोग से समाधि की ओर। संभोग छोड़ो, समाधि की तरफ चलो, ये तुम्हारा मूल्य उद्देश्य है। तो हम अटके हुए वहाँ, तो हमारा ध्यान वही जाता है। तो आइए देखिए, फिर पता चलेगा जीवन जीने की कला हमारे यहाँ सिखाई जाती, कैसे जीवन में यही वही दुख जो मुझे था, दुख से कैसे मुक्त हो, कैसे आनंदित होगी, कैसे मस्ती भरा जीवन होगा, कैसे लाइफ वर्क बैलेंस होगा। तो ये जो अमरेश झा थे, एक बिल्डर, वो आचार्य कैसे बन गए, आचार्य अमरेश झा? बहुत सुंदर प्रश्न आप कर रहे हैं। कि देखिए, मैं गया था अमरेश झा बन के, ठीक है, और निकले आचार्य अमरेश झा बन गए। तो पहले 3 साल तक तो मैं सिर्फ खुद अपनी यात्रा में था, अपनी साधना में। हर बीच में, महीने में, 2 महीने में, 3 में, जब भी मुझे ब्रेक में, क्योंकि मुझे जाके अच्छा लगता था जब मैं वहाँ शांत बैठता था। और वहाँ ओशो कहते हैं आज का धर्म क्या होना चाहिए, नाचता गाता धर्म होना चाहिए। वहाँ नाचने को, वहाँ ध्यान करने को मिलता। यही तो विवादित हुआ कि नाचना गाना कैसे ध्यान हो सकता है। खैर, मीरा जी ने भी नाच गा के ही प्रभु को पा लिया था, लेकिन ओशो के आश्रम में जो नाचना गाना था वही तो विवाद का विषय बना। नाचना गाना विवाद का विषय नहीं हुआ, ठीक है ना। वो और चीज़ लोगों को लगा कि वहाँ जो सेक्स की बात होती है, फ्रीडम। देखिए क्या है ना, उस समय में, आज से 50 साल पहले ओशो थे, और ओशो आश्रम में, क्योंकि पूरी दुनिया से, तब सोचिए सोशल मीडिया नहीं था वायरल करने के लिए, ये सोचिए ना कि पूरी दुनिया से
लोग ओशो के पास पहुंचने लगे और वहाँ सेक्स नॉर्मल बात था। अब एक हिंदुस्तानी यदि देख ले भाई एक तो गोरी चमड़ी को, तो क्या होगा? हमारी चेतना वहीं अटकी हुई था, हम उसी को घूर रहे हैं। तो ओशो कहे कि वो भी कर लो भाई, यहाँ से उठो ना ऊपर। मिठाई मान लीजिए कोई आपको बहुत पसंद है, रसगुल्ला, और आज हम आपको रसगुल्ला दे दें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन इतना खिलाएं, चौथा दिन के बाद कहेंगे ना ना अब ये मिठाई नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। यही ओशो कहते हैं कि जीवन भर तुम सेक्स में लगे हुए हो, उसके अलावा तुम्हारा कुछ ध्यान जाता नहीं है, एक के साथ नहीं कईयों के साथ संबंध बनाते हो, इससे ऊपर उठने की बात कहे। और हमारे यहाँ तो टोटली आप देखेंगे, हमारे गुरुदेव तो पूरे सनातन धर्म के पैरोकार हैं और ओशो भी सनातन धर्म के ही पैगंबर हैं। लोगों को लगा कि वो सनातन धर्म से अलग बात करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मूल सवाल रह गया इसमें कि आप आचार्य कैसे? हाँ ठीक है, सॉरी। आचार्य, जब मैं 2-3 साल खुद साधना किया, जब मैंने देखा कि क्या फ़र्क आया मेडिटेशन का मेरे लाइफ में। जैसे मेरा क्रोध जो है ना, पहला चीज़ जो मुझे फ़र्क दिखा, मेरे क्रोध विदा हो गए। ठीक है, अभी लाइट कटा तो आप देखें कि वो ठीक है, मोबाइल बजा तो क्या है। कल रात की मैं घटना बता रहा हूँ। मैं गुड़गांव से आया, मेरे एक मित्र आया नगर में रहते, तो वहाँ बहुत बहुत बुरी सी, दिल्ली में मैं देख के देखा इतना पानी लगा हुआ रोड पे। तो एक सामने से आ रहा था और इधर से मेरी गाड़ी जा रही थी और वो बंदा इशारा किया भाई मुझे जाने दो, इसने थोड़ा बढ़ा दिया, वो अड़ गया। 5 मिनट से खड़ा, आगे पीछे ट्रैफिक जाम, और मैं अपने ड्राइवर को कह रहा हूँ भाई नॉर्मल रहो, ठंडा रहो, वो तो नशे में है, वो तो आग से बबूला है, ठीक है, लड़ने भिड़ने, यदि मैं इसको नहीं रोकता तो ये भी दिल्ली वाला था, ये भी उतरता, दोनों फैटी करता। लोग इतना बेहोशी में, लोग मरने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, तो मैं देखा कि मैं भी तो ऐसा ही था। आज सेम सिचुएशन होता है, उसमें हम सहज रह पाते। आज सेम बिजनेस है तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम कूल रह पाते। जब मेरे अंदर ये सब परिवर्तन लोगों ने नोटिस किया, ठीक है, तो लोगों ने कहा भाई कैसे तुम बदल गए। फिर एक समय आया, मुझे लगा नहीं, ये गुरुजी का काम सिर्फ नहीं है, ये जो चेंज मेरे अंदर आया, ये तो और लोग परेशान हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग दुखी हैं तनाव से। देखिए ना, रोज सुसाइड का हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। कोई आईटी वाला बंदा पत्नी से झगड़ा करके, देखते हैं ना मीडिया में रोज आ रहा है, तो बड़े बड़े व्यवसायी। और आजकल खबर देख रहे हैं ना, काट के पति पत्नी को डाल दे रहा है, पति पत्नी को डाल रहा है। अरे अधिकारी IAS IPS को तो गोली मार के खत्म कर ले रहे हैं, कर ले रहा। IAS बनने का ड्रीम देखा था, बिहार का ही घटना, बक्सर में ट्रेन में जाके कट गया था। तो जो मुझे शांति मिली, जो मुझे आनंद मिला, जो मुझे बिजनेस में सफलता की बात करें, जो मुझे मिला, ये और को मिलना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा आचार्य बनो, और आचार्य बने, और उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठ के अब लोगों को भी वो पाठ पढ़ा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन व्यवसायी आदमी ना बहुत चतुर होता है जी। अब आप आचार्य बन गए, पैसा खूब कमा लिए, पैसा है आपके पास, लोगों के लिए घर बना रहे हैं, मस्त आप घूम रहे हैं, सुना है कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे सेमिनार भी करते हैं, तो उसका भी पैसा लेते हैं आप। देखिए क्या है कि आजकल जो है ना, लोगों तक मेरी बात कैसे पहुंचेगी। तो आजकल एडवर्टीजमेंट का, चाहे अखबार में देंगे, आपको मालूम है दिल्ली में एक दिन 1 पेज में ऐड दें जिससे लोगों को पता चलेगा, 10-20 लाख लग जाएगा। 1 पेज 10-20 क्या, उससे कहीं ऊपर जाएगा, ज्यादा लगे। टीवी में, आप टीवी में रहे हैं, सेकंड के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। आजकल लोग सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट हम लोग करते हैं, आसान थोड़ा सा, फेसबुक यूट्यूब, वो पैसा लेता है। तो पैसा नहीं लेंगे तो पहले तो लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, जहां हम बुलाएंगे, अच्छे जगह नहीं बुलाएंगे। गर्मी के समय में यदि हम धर्मशाला में बुला लें, कोई नहीं सुनेगा। तो यदि हम कोई अच्छे होटल में, अच्छे जगह में जहाँ AC लगा हो, अच्छा भोजन दे, तभी ना हम करोड़ों की बात करेंगे, सफलता की बात करेंगे। तो फील तो ऐसा हो, तो वो सब फ्री में नहीं मिलता है। तो नॉर्मली मेरे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, जैसे मैं 5 स्टार होटल में करता हूँ, खाना पीना देता हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ। इनिशियली महंगा भी रहता है, लेकिन इनिशियली हमेशा रखते हैं, और उससे ज़्यादा होटल वाला खाने का बिल दे रहा होता है, ठीक है। 25,000 भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जो पेइंग कैपेसिटी जिनको, उनसे भी पैसा लेते हैं, और बहुत सारा प्रोग्राम फ्री में भी करते हैं। आपको मैं बता दूँ, 2001 से मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूँ। 2017 तक 16 साल एक चवन्नी मैंने किसी से नहीं ली,
लेकिन बाद में मुझे लगा ना, फ्री का ज्ञान का लोग वैल्यू नहीं समझता है, सीरियस नहीं होता है। ठीक है, जो डॉक्टर पैसा नहीं लेता है ना, शक करते हैं अच्छा इसको कुछ ज्ञान है कि नहीं। आप 1,000 रुपये की पर्ची दे करके उसी डॉक्टर से दिखाते हैं ना, और वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है 4 दवाएं, आप ईमानदारी से लेते भी हैं और खाते भी। मतलब ये है कि जहाँ मूल्य होता है वहाँ कीमत होती है, और मूल्य ना हो तो कीमत नहीं होती है। तो ये बताइए कि अभी आपका रियल एस्टेट वाला बिजनेस कैसे चलता है, कौन लोग देखते हैं, क्योंकि आप तो यात्राओं पे रहते हैं, घूमते रहते हैं। जी, तो हमने टीम बनाया है, ठीक है, और टीम को हमने सिखाया, ट्रेंड किया और सिस्टम बनाया। देखिए, बिजनेस का मतलब ये नहीं है, लोग समझते हैं बिजनेस का मतलब वो जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस असली वो है जिसमें कि बॉस की विजिबिलिटी सबसे कम हो, तभी वो बिजनेस है। यदि आप ही कर रहे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो मैंने बात किया था, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यानी आप दुकान खोल रहे हैं तो आपका दुकान चल रहा है, बंद कर रहे हैं तो खत्म, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब आपके बगैर। तो हमने सिस्टम तैयार किया, टीम तैयार किया, लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने सोचा, तो उनको लगता है भाई अब कंपनी बढ़ेगी तो मैं बढ़ रहा हूँ, तो मुझे फ्रीडम मिला। अच्छा, एक सवाल बड़ी देर से मन में घूम रहा है जी। आपका लुक जो है ना बहुत अतरंगी टाइप का है, आप बहुत खुश मिजाज आदमी है, जिंदा दिल है, वो आपने बता दिया कि उस संस्थान का असर है। आप अपने लुक पे भी प्रयोग करते रहते हैं क्या? लुक पे क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं? जैसे मैं आपको देख के क्या अंदाजा लगाऊं, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक हार्डकोर बिजनेसमैन हैं या एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ना अलग अलग तरीके से बोलती है। मैंने जो आपकी अलग अलग तस्वीरें देखा है, जब मैं आपको मंच पे देखता हूं तो ब्लेजर और उसके साथ पैंट के साथ एक बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट ट्रेनर होता है। जब मैं आपकी वो संस्थाओं वाली फ़ोटो देखता हूं तो माला और ये सारे अलग कपड़े होते हैं। जब आप अपनी हार्डकोर रियल स्टेट की टीम में होते तो हार्डकोर बिल्डर होते हैं। तो ये इतनी तरह की पर्सनालिटी कैसे जीते हैं आप? जी, बहुत सुंदर है। सबसे पहला चीज़ तो एक चीज़ आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी, आपने शुरुआत शायद किया था, जो विनोद खन्ना गए तो फिल्म छोड़ दिए, उसी विनोद खन्ना साहब ने एक सवाल उससे पूछा था। हाँ। उन्होंने कहा था कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो उसने उनको उत्तर दिया था कि जीवन को ऐसे जियो कि ये ड्रामा है, ठीक है, एक्टिंग है, और एक्टिंग ऐसे करो कि वो रियल है। तो जो रोल में मैं जाता हूँ, जैसे कल से मैं एक शिविर लेने के लिए जा रहा हूँ मेडिटेशन का, तो स्वाभाविक है ये पेंट शर्ट पहन के वहाँ नहीं लूँगा। वहाँ जो हमारा ओशोधारा का या समर्थ गुरु ने जो ड्रेस कोड दिया, एक रोब दिया है, माला दिया, उसमें मैं करता हूँ। जब मैं बिजनेस मीटिंग में जाता हूँ वो पहन के जाऊँगा तो कहेंगे बाबा क्या सिखा रहे हैं, इनसे क्या सीखने को मिलेगा। तो वैसा ड्रेस होता है। ऑफिस में नॉर्मल ड्रेस में होते हैं। तो ड्रेस तो ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज करते हैं, और हमने फिक्स कुछ नहीं रखा है। कई लोगों ने कहा अभी बाल क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, हम काट नहीं रहे हैं, बाल तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ, तो उसका तो ठीक है। तो चेंज के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सफल जो लोग होते हैं ना, वो चेंज के लिए रेडी होते हैं। बड़ी बात है ये। और जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, वो चेंज के लिए रेडी नहीं होते। वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, घर नहीं बदलना चाहते, शहर नहीं छोड़ना चाहते। मेरी सफलता यदि हुई है ना, तो बिहार से दिल्ली आया, दिल्ली से झारखंड गया, और झारखंड से भी फिर आ सकता हूँ कहीं भी। मैं फिक्स नहीं हूँ। जम्मू जा ही रहे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, हाँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो चेंज के लिए रेडी आपको होना चाहिए। यदि मैं ड्रेस को चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहूं, मैं नाम को चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहूं, नाम भी तो मैं अमरेश झा लिखता था, आज आचार्य अमरेश लिखता हूं। तो चेंज यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो आप जीवन में ग्रो करें। मतलब ड्रेस और एड्रेस दोनों आप बदलते रहते हैं? हमेशा तो नहीं बदलते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। एक आखिरी सवाल, इतना सब कुछ किया, बनाया आपने, कभी डर नहीं लगता कि आप नहीं होंगे तो कहीं ये ख़त्म ना हो जाए? मैं नहीं हूँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कौन लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, आपको हिसाब किताब मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? इसका डर नहीं लगता? क्योंकि बनाने के बाद आदमी ना ज़िंदगी भर खोने से डरता है। बहुत सुंदर सवाल, ये वास्तव में मेरे मन के लायक सवाल आपने पूछा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इंसान को सबसे बड़ा जो डर लगता है ना, वो मरने का डर लगता है। हाँ, ठीक है। हर डर के पीछे ना मरने का डर है। ठीक है। जो अध्यात्म की यात्रा पे बढ़ते हैं
उनको ये पता हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के भीतर रहने वाला कुछ और हूँ, जिसको आत्मा कहते हैं, कोई चेतना कहते हैं, ठीक है। जब अपने उस आत्मा को, सोल को आप जान लेंगे कि मेरा ये असली रूप नहीं है, ये नाम असली नहीं है। नाम तो मैं किसी इस्लाम घर में पैदा, मुसलमान के घर में होता तो कुछ और होता, किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा होता तो कुछ और हो सकता था, ठीक है। तो कई लोग नाम को जो पकड़ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा नाम को ही पकड़ने की जरूरत। वो सो नहीं, कई नाम बदला। पहले बचपन में रजनीश चंद्र मोहन थे, जैन फैमिली में थे, फिर आचार्य रजनीश बने, फिर भगवान रजनीश बने, लास्ट में उन्होंने वो भी नाम हटाया, ओशो किया। तो नाम में भी कुछ रखा नहीं है। जब आप अपने आप को जान जाते हैं, फिर इन छोटी चीज़ों, हमें लगता था पहले, मुझे भी लगता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि मुझे कुछ हो जाएगा, बच्चे छोटे हैं। अभी मैं 2 महीना पहले ही संजोग से बड़ा ज़्यादा बीमार पड़ गया था, ठीक है। बीमार भी पड़ता नहीं था, लेकिन संजोग से इस बार जनवरी में बीमार था। तो एक बार मन में आया कि यदि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने देखा कि मुझे डर नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। मुझे लगा कि अभी आ जाए यमराज जी या परमात्मा भेजे, आ जाओ, चलने के लिए हम तैयार हैं। क्यों चलने के लिए तैयार? मैं तो मरूंगा नहीं। और मेरे पीछे क्या होगा, बच्चों का, परिवार का। पहले मुझे लगता था ये मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। नहीं, वो जो पैदा करने वाला है ना, वो सबको चला रहा है। हमें तो ये रोल दिया गया है वो बिजनेस चलाने का। और जो आपके है ना, मेरे पीछे कोई लूट तो नहीं लेगा, खा तो नहीं जाएगा। ट्रस्ट, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप सब दिन खुद करते रहिए। जब ट्रस्ट करना लोगों पे सीखेंगे, तो लोग भी ट्रस्ट पे खरा उतरेंगे। क्या बात है, अब समझ में आया कि आप नाम और पहचान आपकी क्यों बदलती, क्योंकि आप क्यों नहीं डरते। क्योंकि आप जानते हैं कि ओशो जी ने भी अपने 4-5 अपनी इतनी बड़ी जर्नी में किया था। तो एक सफल उदाहरण आपके सामने है, जिसकी वजह से आप इस तरह के ज़िंदगी लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, क्या होता है ना ज़िंदगी में, जब आदमी को ज़िंदगी का मतलब समझ में आ जाता है ना, तो वो उसकी जो यात्रा होती है वो बड़ी आसान हो जाती है। और मुझे पॉडकास्ट के माध्यम से एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है कि अलग अलग जब शख्सियत से बात करता हूँ ना, तो मुझे अलग अलग तरीके का ज्ञान मिलता है। इस पे हर तरह का आदमी, अच्छा भी आया होगा, बुरा भी आया होगा, अपनी फील्ड में टॉप पे रहा होगा, वो भी आया होगा, और बॉटम पे भी आया होगा, जो बॉटम में हैं लोग। लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अभी हमारी जर्नी तो बची हुई है, लेकिन जिन्होंने अपनी जर्नी तय कर ली, वो एक किताब की तरह हैं, वो एक चैप्टर हैं, जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आगे की चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक लाइन मुझे याद आया जी। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन की सुराग। तो जो अपनी किताब पढ़ता है, वही जीवन का रहस्य ढूंढ पाता है। तो जैसे आप लोगों की किताब पढ़ते हैं, तो हमें जरूर उससे कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पूर्वज भी कहते थे कि बेटा, अगर ज़िंदगी में यात्राएं बहुत तेज़ करनी, तो वो मत करो जिससे लोग जले हैं, बल्कि वो देख के समझ जाओ कि वो जले हैं, ताकि तुम्हारी वो जो एनर्जी है ना, वो बच जाएगी। और हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि अगर लगा कि लोगों के सवाल आएंगे तो फिर कभी बैठा जाएगा हम लोग। लेकिन एक मज़े की बात क्या है ना, कि जो व्यक्ति सफल नहीं होता, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो आध्यात्म की ताकत को नहीं समझता। वो हमेशा पैसे के पीछे, संसार के पीछे और उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसको मिला ही नहीं होता। और जिसको ये सब कुछ मिल जाता है, वो ये सोचता है कि इसके बाद क्या। 2 तरह के लोग मैंने दुनिया में देखा। एक वो जो पहले इसलिए परेशान रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और जब उनको वो सब कुछ मिल जाता है तो वो इसलिए परेशान रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो उसका उपयोग कौन करेगा, कहीं ये बर्बाद ना हो जाए। इस चिंता में पूरी ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। और कुछ लोग अपने आचार्य अमरेश जी की तरह हैं कि भैया ये सब कुछ मिल गया, ठीक है, वो पीछे चल रहा है, परिवार को हमने सुरक्षित कर दिया, लोगों के लिए हमने बना दिया, चले ज़रा दूसरी यात्रा भी कर लेते हैं, जो आखिरी यात्रा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने लास्ट वक्त में जाकर के सन्यासी की तरह ज़िंदगी जिए। बहुत बड़े, अपने टाटा साहब को देखिए, वो सब कुछ होते हुए भी एक तरह से देखे तो बैरागी ही था उनका। तो बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, और ज़िंदगी में सुकून आपको कहाँ मिलता है। अगर आपने इस पहेली को सुलझा लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में। तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए, और मैं भी इंतज़ार करता हूँ एक नई कहानी की।